हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार देखो, अभी तक हमने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया, फिर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए, जिसमें हमने देखा कि चार्ज अगर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम डीएल टाइप का एलिमेंट लेंगे, चार्ज अगर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम डीए टाइप का एलिमेंट लेंगे, या चार्ज हमारा वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम डीवी टाइप का एलिमेंट लेंगे। तो वो अभी तक हमने समझ लिया है। अब हम आज पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा एक सोर्स चार्ज होता है और वो कुछ फोर्स प्रोड्यूस करता है। वो एक दूसरा टारगेट चार्ज जो हमारा होगा उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है। तो देखो, हम ऐसा मान रहे थे कि एक हमारा क्यू है, सपोज उसको हम कह रहे हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। और ये एक क्यू हमारा क्यू नॉट, कुछ और बोल देता हूँ, क्यू टू बोल देता हूँ, ये हमारा टारगेट चार्ज है। तो ये इस पर एक फोर्स लगा रहा था। बट एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो क्यू है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस फील्ड की वजह से क्यू टू पर फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है क्यू टू पर, ठीक है। सिमिलरली अभी तुम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे तो उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड एक बॉडी अपनी प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से दूसरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और सिमिलरली ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जो हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए तुम्हें पहले एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। तो वो टेस्ट चार्ज क्या होता है वो हम देखते हैं। तो हम अभी क्यू नॉट से उसको डिनोट कर रहे हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज कुछ नहीं होता यार, एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि बहुत छोटा होता है। पॉजिटिव चार्ज जो कि बहुत छोटा, टेंडिंग टू जीरो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो बहुत छोटा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये हम टेस्ट चार्ज क्यों यूज़ करते हैं, देखो इससे ही हम सारी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर बाद में हम पोटेंशियल भी इसी से डिफाइन करने वाले हैं। तो हम ये टेस्ट चार्ज क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर यार देखो तुम्हारे पहले लेक्चर में छुपा हुआ है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर कोई बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी, एक चार्ज बॉडी के पास में हम ला के रखते हैं तो वो अट्रैक्ट करेगी। वो क्यों करेगी, हमने देखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है न्यूट्रल बॉडी का और इस वजह से अट्रैक्शन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इंडक्शन हो जाता है उसमें। तो वही इंडक्शन अवॉइड करने के लिए हम इतना छोटा चार्ज लेते हैं कि दूसरे चार्ज पर कुछ भी वो इंडक्शन ना कर पाए, या कर भी पाए तो बहुत छोटा, जिसको हम जो है कंसिडर नहीं करते। तो टू अवॉइड इंडक्शन हम टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं सारी डेफिनेशन डिफाइन करने में। तो अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो सपोज हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इससे हम ऐसे आर पर गए, एक वेक्टर बना दिया आर बार, और ये है पॉइंट पी। तो अगर हम इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो तुम्हारी हो जाएगी वो हो जाएगी लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू ज़ीरो एफ बार ऑन क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट। मतलब हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे, उस पर हम फोर्स लिखेंगे इस क्यू चार्ज की वजह से, और उसी को हम क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। मतलब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उस चार्ज से। तो देखो क्या करेंगे हम, बेसिकली ये क्यू नॉट चार्ज है जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इसको हम ला करके यहाँ रखेंगे, फिर इस पर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उस फोर्स को हम क्यू नॉट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स मिल जाए, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो डेफिनेशन तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is defined as force on unit positive charge placed at that point। तो अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पर रख देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी उस पॉइंट पर। और हम ये टेस्ट चार्ज ही क्यों ले रहे हैं, मतलब वो छोटे मैग्नीट्यूड, बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज भी ले सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमने पहले बता दिया कि इंडक्शन नहीं होना चाहिए। तो टू अवॉइड इंडक्शन हम जो है एक टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं इस डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। तो अब देख लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, अब हम क्यू नॉट पर अगर फोर्स लिखें कूलम्ब लॉ से जो हमें आता है, तो फोर्स ऑन क्यू नॉट अगर हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा के, मैं यहाँ पे बार बार के लिख रहा हूँ, बाकी तुम 1/4πε0 भी लिख सकते हो, ठीक है, के। और हमारा ये चार्ज था सोर्स चार्ज क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन वही आर कैप होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन तुम्हारी आर कैप होगी, जैसे देख सकते हो आर कैप। तो अब क्यू नॉट को
अब अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें सीधे सीधे तो वो हो जाएगी एफ क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यह डायरेक्शन हो जाएगी आर कैप। ये इस तरीके से तुम्हारा पॉइंट लाइक चार्ज के लिए तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट लाइक चार्ज। एक मिनट, चलो ऐसे लिख दो यार। तो इसको तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट लाइक चार्ज। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पर एक पॉइंट लाइक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें नोट करने होंगे, लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। वो तुम्हें दिख भी रहा है क्योंकि दो पॉजिटिव, अगर क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं किया कि जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पर अवे ही फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे ही होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। किसी भी पॉइंट पर अगर तुम लिखना चाह रहे हो तो तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट अगर तुम ध्यान से देखो, एक चार्ज है ये क्यू, ठीक है। अब इससे अगर पी डिस्टेंस पर, मतलब सॉरी इससे आर डिस्टेंस पर तुमने एक पॉइंट लिया ये पी, तो इस पर अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की थी तो वो तुम्हारी टुवर्ड्स द चार्ज इस तरीके से आई थी। ठीक है, और सपोज ऐसे ही तुम इस तरीके से अगर तुम एक पी रेडियस का सर्कल बना दो, है ना, फुल इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट, ये सर्कल बना दिया, तो ऐसे किसी भी पॉइंट पर तुम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो वो भी चार्ज इस तरीके से इसके सेंटर के अलॉन्ग इस तरीके से आएगी। फिर इस पॉइंट पर लिखोगे तो वो भी तुम्हारी इस तरीके से, सॉरी थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, इस तरीके से सेंटर की तरफ डायरेक्टेड आएगी। इस पॉइंट पर लिखोगे तो वो भी ऐसे आएगी, यहाँ पर लिखोगे तो वो भी ऐसे आएगी। तो सब जो है इसकी तरफ, ओ सॉरी थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, इस पॉइंट पी पर अगर तुम लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। ठीक है, फिर इस पॉइंट पर तुम लिखोगे तो ये भी ऐसे सेंटर से आवे इस तरीके से, ये अगर रेडियस वाली लाइन है तो इस तरीके से आएगी, ये इस तरीके से आएगी। फिर अगर तुम इस पॉइंट पर लिखना चाह रहे हो तो इस पॉइंट पर कुछ ऐसी सी आएगी ऐसे। ठीक है, फिर इस पॉइंट पर लिखना चाह रहे हो तो ऐसी आएगी। तो एक चीज़ तुम्हें देखी ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखना तो इस पर तुम्हें एक स्फेरिकल सिमेट्री दिख रही होगी। यार रुको मैं पूरा पहले बना लूँ, इस पर ऐसे आएगी और इस पॉइंट पर अगर तुम बनाओगे तो ऐसी आएगी। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अवे फ्रॉम द चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू कुछ चार्ज है। ठीक है, तो इसकी वजह से तुम्हें ये दिखा, तो यहाँ पर तुम्हें दिखा होगा कि एक स्फेरिकल सिमेट्री दिख रही है तुम्हें। तो मतलब इस पॉइंट से स्फेरिकली सिमेट्रिक लाइन इस तरीके से निकल रही है हर डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट चार्ज की वजह से। तो बस सिंपली यहाँ से लिख सकते हो, सही में लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी इसको आगे डिटेल में। तो वो बेसिकली उस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है, या फिर उस पर वही फोर्स की डायरेक्शन को भी तुम कह सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज show spherical symmetry। तो ये तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब सपोज यही तुम्हारा अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता तो तुम कैसे करते। सपोज ये है तुम्हारा चार्ज जो कि है तुम्हारा माइनस क्यू। ठीक है, अब इसकी वजह से अगर तुम इस पॉइंट पी पर फोर्स लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहोगे तो डेफिनेशन वही सेम रहेगी, बट क्योंकि इस पॉइंट पर डायरेक्शन तुम्हारी जो है, पहले जो हमने जब पॉजिटिव के लिए डिफाइन करा था तो तुम्हारी डायरेक्शन ये थी, है ना, बट क्योंकि अब हम नेगेटिव के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी, तो तुम्हारी फोर्स का डायरेक्शन भी जो फोर्स का डायरेक्शन है वही फील्ड का डायरेक्शन है, तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अब ये हो जाएगा।
टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो यहाँ पर अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी तुम्हारी हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस आर कैप, बस और कुछ नहीं है। और डेफिनेशन वही है कि पॉइंट चार्ज, और वो जो हमने टेस्ट चार्ज लिया था वो पॉजिटिव ही है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर अवे हो जाती, लेकिन नेगेटिव नहीं है। ये चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन वही है, पॉजिटिव और बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी तरीके से अब तुम अगर तुम यहाँ से इस सर्कल को कंप्लीट कर लो, हमने ऊपर किया था, एक मिनट, हाँ ठीक है। और इस पर किसी भी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर तुम फील्ड लिखोगे तो वो इस तरीके से इसकी तरफ आ जाएगी, इस पॉइंट पर फील्ड लिखोगे तो इसकी तरफ आ जाएगी, इस पॉइंट पर फील्ड लिखोगे इसकी तरफ आ जाएगी। तो ये भी स्फेरिकल सिमेट्री ही दिखा रहा है, तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी यहाँ से, ठीक है। तो जो हमने यहाँ लाइन लिखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज शो स्फेरिकल सिमेट्री, वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो या नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो, दोनों के लिए सिमिलर ही है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट, इज ऑलवेज, जैसे हमने ऊपर लिखा था अवे फ्रॉम इट पॉजिटिव के लिए, तो इसके लिए लिखोगे इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये भी स्फेरिकल सिमेट्री तो दिखाते ही है, तो ये तुमने यहाँ पे लिख ही दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब सपोज ये है तुम्हारा कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। और ये है तुम्हारा पॉइंट पी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो और ये है तुम्हारा ओरिजिन जहां से हम सबको देख रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन, जिसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर तुम्हारा है स्मॉल आर बार और इसका पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा कैपिटल आर बार। तो अब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम वेक्टोरली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो एट पॉइंट पी तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमने कूलम्स लॉ पे 3 फॉर्म पढ़े थे, एक हमने डायरेक्ट लिखा था फोर्स लिखने का तरीका, दूसरा हमने वेक्टोरली देखा था, ठीक है। तो वही वेक्टोरली यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे। तो देखो, तो ये पोजीशन वेक्टर है आर बार और ये पोजीशन वेक्टर है इसका कैपिटल आर बार, ठीक है। तो अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर मैं ऐसे बना दूं सपोज, और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा आर बार माइनस आर बार, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डायरेक्शन। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, जो ये डायरेक्शन है ये हो जाएगा जो आर बार माइनस आर बार की डायरेक्शन है, जो ये वाली डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ एट पॉइंट पी तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, पहली बात मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ के क्यू बाय ये डिस्टेंस जो होगा तुम्हारा डिस्टेंस स्क्वायर। तो लेकिन जैसे हमने कूलम्स लॉ में वेक्टोरली डिफाइन करा था तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा आर बार माइनस आर बार का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो पॉइंट ए और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और इनटू में जो ये डायरेक्शन है, यानी कि हमें चाहिए यहाँ पर क्या, आर बार माइनस आर बार की जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे? आर बार माइनस आर बार को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मॉड ऑफ आर बार माइनस आर बार, तो ये तुम्हें ये डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी को? ये हो जाएगी के क्यू इंटू में आर बार माइनस स्मॉल आर बार, और नीचे क्योंकि मैग्नीट्यूड स्क्वायर और वो दोनों मिला करके हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार माइनस स्मॉल आर बार का होल क्यूब। और ये कैपिटल आर बार उस पॉइंट का है जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है, मतलब फाइनल पॉइंट, और वो स्मॉल आर बार इनिशियल पॉइंट जिसकी वजह से हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी लिख सकते हो।
और अच्छा ये वेक्टर है तो तुम सपोज इस तरीके से दिया हो तुम्हें कि जो तुम्हारा स्मॉल आर बार है वो जाएगा x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप, मतलब कुल मिला करके तुम्हें अगर ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स जाएंगे 0 0 0, इसके तुम्हें आर बार के कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1 z1, और इस कैपिटल आर बार के तुम्हें कोऑर्डिनेट दिए, मान लो वेक्टर नहीं दिया कोऑर्डिनेट दिए हैं तो कैसे करोगे, ये तो बेसिक वेक्टर वाली चीज़ है यार, x2 y2 z2, ठीक है। तो तुमने इसी तरीके से स्मॉल आर ऐसे लिख लिया। अब कैपिटल आर बार लिखना हो तो तुम लिख सकते हो x2 आई कैप प्लस, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया यार, y1 जे कैप और ये z1 के क्या था, तो ये x2 सॉरी y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, तो ये हो गया। तो बस कुछ नहीं, इसी फोर्स को यहाँ पे लिख दो यार, है ना। अब क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो तुम्हारा हो जाएगा के क्यू इंटू में आर बार माइनस आर बार, तो कैपिटल आर बार जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा ये लिखा है ना, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं क्या, एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, आर बार माइनस आर बार करोगे तो ये बनेगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये न्यूमरेटर में पूरा हो गया और नीचे तुम्हारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप का क्यूब। इसको लिख सकते हो तुम, फिर एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, ई बार एट पॉइंट भी तुम्हारा हो जाएगा के क्यू इंटू में x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप ये, और डिनोमिनेटर में तुम्हारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड का क्यूब लिखना था, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा ऐसे, और इसका क्यूब। तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ जाएगी उस पॉइंट पर। यार इसको बॉक्स रहने देते हैं, छोड़ो टाओ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हो। और अगर अब तुम्हें इसी से पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन अगर पूछ ले तो वो सिंपली ये हो जाएगा के क्यू x2 माइनस x1 अपॉन ये जो है मैग्नीट्यूड, इस पूरे मैग्नीट्यूड को सपोज मैं कुछ नाम दे देता हूँ और डी दे देता हूँ, चलो ठीक है, अपॉन डी क्यूब, है ना। ऐसे ही ई वाई और ई जेड भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। सिंपली एक्स और वाई और जेड में अगर पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता सकते हो, तो इसमें और कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सपोज तुम्हें एक पॉइंट पी है, इसका पोजीशन वेक्टर है वही कैपिटल आर बार, ठीक है। और अब तुम्हें इसके आसपास, जैसे अभी तक तुमने एक चार्ज की बात की, सपोज एक चार्ज ये रखा है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1 बार, एक तुम्हारा चार्ज रखा है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 बार, एक तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है Q3 जिसका पोजीशन है R3 बार, और ऐसे ही ढेर सारे चार्ज रखे हैं, सपोज यहाँ पर अलग अलग चार्जेस रखे हैं, और एक ये है Qn जिसका पोजीशन वेक्टर है Rn बार। सिंपली जो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन पढ़ा था, कूलम्ब लॉ डिफाइन करते वही चीज़ है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी, ठीक है। और ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा कि इसका पोजीशन वेक्टर R है, इसका पोजीशन R2 है, R3 है, R1 है, ठीक है। इनको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी, तो पॉइंट यहाँ पर यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को ओबे करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो हमें लिखना है वो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू Q2 प्लस एंड सो ऑन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू Qn। तो एक एक की वजह से लिख दो, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू Q1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, K Q1, अब वेक्टर लिखोगे R बार माइनस R1 बार अपॉन मॉड ऑफ R बार माइनस R1 बार का होल क्यूब, जैसे हमने ऊपर देखा, प्लस Q2 के लिए लिखोगे K Q2 इंटू R बार माइनस R2 बार अपॉन मॉड ऑफ R बार माइनस R2 बार का होल क्यूब, प्लस एंड सो ऑन, प्लस Qn के लिए अगर तुम लिखोगे तो मतलब ये Qn चार्ज के लिए लिखोगे तो लिखोगे K Qn इंटू में यार नीचे लिखना पड़ेगा, चलो नीचे लिख देते हैं, तो इसका Qn के लिए लिखोगे प्लस K Qn R बार माइनस Rn बार अपॉन मॉड ऑफ R बार माइनस Rn बार का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल। तो सबके लिए लिख दो और ऐड कर दो, वही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी तुम्हारा क्या हो जाएगा, K सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के n, मतलब सबको ये सिग्मा नोटेशन में लिख दिया है, ठीक है। खैर मुझे सिग्मा नोटेशन से बड़ा डर लगता था पहले अपने टाइम पे, तो अगर तुम्हें भी डर लग रहा हो तुम ये याद रख सकते हो यार, सिंपली तरीका बताना चाहिए क्योंकि 3-4 से ज़्यादा तुमसे पूछेगा नहीं, ठीक है। और बाकी सिग्मा नोटेशन से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, तो तुम इसको याद रखो, सिंपली तुम्हारा मन है भाई, इससे भी याद कर सकते हो, इससे भी याद कर सकते हो। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा 1 से n QI RR माइनस RI बार। खैर लेकिन सिग्मा नोटेशन से तुम ज़्यादा भाग नहीं सकते, अगर अभी भाग भी लिए तो अगर तुम IIT जब पहुंच जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे हर कोर्स में ये सिग्मा नोटेशन पाई नोटेशन तुम्हें परेशान करते ही रहेंगे पूरे 4 साल तक, तो वहाँ तो तुम्हें छुटकारा मिलेगा नहीं इनसे, तो आदत डाल लो तो वही अच्छा है। तो R बार माइनस RI बार अपॉन मॉड ऑफ R बार माइनस RI बार का होल क्यूब, ये हो गया। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड obeys principle of superposition, principle of superposition। तो मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, पूरा बेसिक हमने उसका डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद एक दो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करो यार। देयर आर 3 डिफरेंट चार्जेस Q0, 2Q0 एंड प्लस Q0। देखो देयर आर 3 डिफरेंट वैसे इसके क्लास नोट्स मैं तुम्हें बहुत जल्दी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर तुमने नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट चार्जेस Q0, 2Q0 एंड Q0 प्लस Q0 प्लस 2Q0। वैसे मैं अभी प्लस लिख दे रहा हूँ, बट अगर प्लस ना लिखूँ तो उसको पॉजिटिव ही मानना, ठीक है। एंड प्लस Q0 located at 3 different corners of a square, located at 3 different corners of a square having side length A, having, देखो एक भी क्वेश्चन मेरा बेकार नहीं है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं तुम्हारे ढूंढ के लाया हूँ सब में कुछ ना कुछ एक ट्विस्ट भी है, अच्छा। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा फालतू सा नहीं है कि केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जो बहुत सारे टीचर्स करते भी है, वो बेसिक वाले क्वेश्चन बहुत दिनों तक कराते रहेंगे, फिर कुछ लोग तो उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, तो एडवांस लेवल कराते नहीं। और कुछ क्या करते हैं, पहले बहुत दिनों तक यही वाले क्वेश्चन घसीटते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है ना यार, और तुम्हारे पास टाइम भी कम है, तो फालतू के एक ही तरह के क्वेश्चन डेफिनेशन अप्लाई करने वाले तुम 10 क्वेश्चन करके करोगे क्या। तो हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखो भी और साथ साथ तुम्हारी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए, तो वो बेस्ट रहेगा। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें एक ट्विस्ट अभी तुम्हें आगे समझ में आएगा। पहले तुम्हें देख के लगेगा कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट एक ट्विस्ट है, वो अगर तुम समझ लेते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 3 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड लेंथ ए, साइड लेंथ ए, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो अपने आप से, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 3 डिफरेंट चार्जेस Q0, 2Q0 और Q0, ये 3 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पर लोकेटेड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसका आंसर एक भी हो सकता था, दो आंसर भी आ सकते थे। तो अब देखते हैं कैसे। ठीक है, सपोज तुम्हारा ये एक स्क्वायर है। ठीक है, एक मिनट यार, को भी याद ही। हाँ, ये तुम्हारा एक स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके का। तो अब तुम्हारे पास 3 चार्जेस हैं, Q0 और 2Q0। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ओरिएंटेशन क्या हो सकता है। पहला ओरिएंटेशन तुम्हारा ये हो सकता है कि एक Q0 को तुमने यहाँ रखा। ठीक है, और इसके अपोजिट तुमने एक और Q0 रखा और 2Q0 को किसी और कॉर्नर पे रख दिया। फर्क क्या पड़ेगा कि डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। अगर तुम ये वाला ओरिएंटेशन रखते हो, तुम्हें दिमाग इतना लगाना पड़ेगा कि अगर तुम ये ओरिएंटेशन रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन। एक ओरिएंटेशन ये है। ठीक है, दूसरा ओरिएंटेशन है कि तुम्हारा ये जो प्लस 2Q0 है, इसको मैं यहाँ ना रख के यहाँ रख दूँ। ठीक है, चलो पहले एक चीज़ कर लेते हैं। अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अवे फ्रॉम चार्ज होता है तो डायगोनल्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे इस डायग्राम में। तो हम ऐसे डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर के। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और हमें यहाँ इस सेंटर पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है। तो अगर हम इसकी वजह से देखें तो Q0 की वजह से होगा KQ0 बाई इस डिस्टेंस को मैं नाम, इसको मैं D बोल दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये डिस्टेंस हर जगह काम आएगा, तो ये भी D है, ये भी D है। तो D इज इक्वल टू क्या है, डायगोनल का आधा है। तो डायगोनल होता है तुम्हारा A√2 स्क्वायर का अपॉन 2, तो ये A/√2 हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो अगर तुम इस चार्ज को 1 बोलते हो, इस चार्ज को मैं 3 बोल रहा हूँ, इस चार्ज को मैं 2 बोल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा KQ0/D²। और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो ये है, E1 बार। और 3 की वजह से तुम देखो तो सेम वही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, 3 बार। तो होगा क्या ना कि अब ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ये और ये इसको काट देंगे, तो नेट इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट 0 हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह से लिख दो, तीसरे वाले की वजह से E2 बार। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा। जो तुम्हारा E2 बार होगा वही तुम्हारा EP बार का मॉड होगा। इस केस में तुम लिख सकते हो EP बार का मॉड इज इक्वल टू E2 बार का मॉड। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, K2Q0/D², और D तुम्हारा A√2 है। यहाँ से लिखोगे तुम 2KQ0/A² और √2 का स्क्वायर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो जाएगा 4KQ0/A² E बार एट P का मॉड। तो ये तो एक आंसर हुआ। क्या यही एक आंसर होगा इस क्वेश्चन का? यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था। ठीक है, तो तुम्हें और कोई कराएगा तो सिर्फ ये वाला करा करके छोड़ देगा, बट और वो तुम्हें एग्जैक्टली पोजीशन दे देगा चार्ज की। पर हमने क्या बोला था, 3 डिफरेंट चार्जेस हैं जो कि 3 डिफरेंट कॉर्नर्स पर लोकेटेड हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो पहले तो ये हो गई। ठीक है, अब इसी तरह का ओरिएंटेशन मतलब +Q0 और +Q0 अगर अपोजिट रखे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ हो सकते हैं, वो यहाँ हो सकते हैं। कलर दूसरा यूज़ कर लेते हैं, तो वो यहाँ हो सकते हैं जो हमने रखा, वो यहाँ भी हो सकते थे। ठीक है, अपोजिट में। तो और उसके बाद अगर ये यहाँ है तो ये 2Q0 यहाँ हो सकता था या यहाँ हो सकता था। ठीक है, यहाँ होता तो बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लगता। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो तभी सेम ही होता, हमें मैग्नीट्यूड पूछा गया है। अगर तुमसे एग्जैक्टली वेक्टर पूछ लेता तो तुम्हारे बहुत सारे केसेस बन जाते। ठीक है, बट हमने केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ऐसा है। और अगर ये दोनों यहाँ होते, सपोज ये दोनों अपोजिट ना होकर के, मतलब अपोजिट होकर के यहाँ और यहाँ अपोजिट होते, तो तुम्हारी और 2Q0 फिर यहाँ होता, 2Q0 यहाँ होता तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती जो नेट वाली आती, और 2Q0 यहाँ आता तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती जो नेट वाली आती। लेकिन मैग्नीट्यूड हर केस में सेम होता, क्योंकि Q0 वाले एक दूसरे को काटते जब वो अपोजिट रखे हैं, और 2Q0 की वजह से जो होता वही होता तुम्हारा फाइनल आंसर। और उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कि तुम अब इनको किस तरीके से रखते हो। लेकिन अगर Q0 तुमने अपोजिट रखे हैं तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो हमारा ये आया है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब एक केस और भी हो सकता है कि हम एक Q0 और एक 2Q0 को अपोजिट रख दें। तो सपोज वो देखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट केस ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर बना लें पहले। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, एक Q0 यहाँ रखा और एक 2Q0 यहाँ रखा। ठीक है, और तीसरा Q0 हमने यहाँ रख दिया। अब क्या होगा यार, अब देखो फिर से वही डायगोनल ज्वाइन कर लें पहले। तो
ठीक है, अरे भाई चल मैं, हाँ ये हो गया। तो ये है और हमें पॉइंट पी पर चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ये इसकी वजह से देखूं, इनको नाम दे देता हूं नंबर 1 2 3, है ना। तो 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा के क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर, वही डी स्क्वायर डी वही ए बाई रूट, ठीक है। और यही ई 2 की वजह से भी होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो उसका भी वही है कि ए क्यू नॉट और ये भी डिस्टेंस दी है। और ई 3 बार का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा के इंटू 2 क्यू नॉट हो जाएगा। तो 2 के क्यू नॉट लिख देता हूँ सीधे सीधे, 2 के क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर। तो इस अगर मैग्नीट्यूड को मैंने कुछ ई नॉट, सॉरी इसको मैं ई नॉट बोल दूँ तो ये 2 ई नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं चलो, है ना। तो अब हम अगर फील्ड ड्रॉ करें तो इसकी वजह से ई नॉट ऐसे लगेगा, ठीक है, ई नॉट। और इस वाले की वजह से 2 की वजह से जो ई नॉट लगेगा वो ऐसे लगेगा, ऐसे ई नॉट। और इस वाले की वजह से जो लगेगा वो होगा 2 ई नॉट, जो कि इस तरीके से लगेगा 2 ई नॉट, ठीक है। हाँ ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई। अब क्या है, क्योंकि ये ई नॉट और 2 ई नॉट है तो ये ई नॉट और ये 2 ई नॉट एक दूसरे को काट देगा। तो इसका रिजल्टेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐसे ऐसे हटा करके, और मैं इसको केवल ई नॉट लिख सकता हूँ इस डायरेक्शन में, ऐसे ई नॉट, क्योंकि एक ई नॉट को काट देगा और नेट ई नॉट इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ये इधर का ई नॉट और इधर का ई नॉट एक एक काट देगा और नेट हमें ई नॉट मिलेगा इस डायरेक्शन में। तो अब हमारा जो आंसर बना, अगर हम थोड़ा सा इसको अलग जगह पर ड्रॉ करके देख लें, जैसे हमारा पॉइंट बी, तो इससे एक बना ई नॉट इस डायरेक्शन में और एक बना ई नॉट इस डायरेक्शन में, और ये दोनों स्क्वायर के डायगोनल्स के ही अलॉन्ग हैं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डायगोनल में अगर मैं यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया, तो ये एंगल कितना होगा, ये सारे एंगल्स 90-90 के होते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, तुम्हें पता होगा, ठीक है। ये वाला मतलब बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये एंगल है ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो ये जो हमने अभी मार्क किया ये 45 हो जाएगा, इसका आधा, ठीक है। तो लिख लेते हैं ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल हमारा है 45 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लो 45 डिग्रीज, ये भी 45 डिग्रीज, ठीक है। अब इन दोनों को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ई नॉट वाले जो थे, तो इसको तोड़ोगे तो ई नॉट कॉस 45 और ई नॉट साइन 45 इस तरीके से। तो ई नॉट साइन 45 भी रूट 2 ई नॉट बाई रूट 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई नॉट बाई रूट 2, कॉस 45 भी 1 बाई रूट 2 होता है, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा अगेन ई नॉट बाई रूट 2, कॉस 45 और साइन 45 दोनों, और ये भी ई नॉट बाई रूट 2। तो अब क्या होगा कि ये दोनों ई नॉट बाई रूट 2 और ई नॉट बाई रूट 2 एक दूसरे को काट देंगे और केवल इस डायरेक्शन में फील्ड आएगी, और उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ईपी का मॉड जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा ई नॉट बाई रूट 2 प्लस ई नॉट बाई रूट 2। तो 2 ई नॉट बाई रूट 2 यानी कि रूट 2 ई नॉट, यानी कि रूट 2 ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू क्या थी, के क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू में के क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर, और डी हमारा ए बाई रूट 2 था। तो अब हम ए बाई रूट 2 करेंगे तो हम लिखेंगे 2 रूट 2, क्योंकि वो रूट 2 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 2 रूट 2 के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। तो ये एक और पॉसिबल आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का, ठीक है। तो हमारे दो आंसर आए, है ना। ये है तुम्हारा आंसर नंबर 1 जो कि है तुम्हारा के 4 के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, और दूसरा तुम्हारा आंसर ये है 2 रूट 2 के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो जो हमने अभी रखा क्यू नॉट और 2 क्यू नॉट को अपोजिट रखने वाला केस, अब इनको भी तुम कहीं भी रख सकते थे, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ है, ये यहाँ भी हो सकते थे। तो भी यही होता है यार कि रिजल्टेंट फिर अगर मान लो सपोज 2 के क्यू नॉट और क्यू नॉट अपोजिट होते तो उनका रिजल्टेंट फिर इस तरीके का बनता, लेकिन वो मतलब कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा ही बनता, ठीक है। और तीसरा ई नॉट, फिर रिजल्टेंट निकाल करके तुम्हारा आंसर सेम ही आता। और तुम्हें अगर ट्राई करना तो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए तुम इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, अलग अलग जगह पर रख के देख लेना, अलग अलग ओरिएंटेशन जो इसमें बन रहा है सब में तुम्हें यही बनेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज 2 ही केस बनेंगे, एक केस तुम्हारा ये, सॉरी एक केस तुम्हारा, अरे यार एक केस तुम्हारा ये और एक केस तुम्हारा ये, ठीक है। तो अब तुम चाहो तो बाकी जगह पर भी रख के देख लेना, तुम्हें सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉजिटिव आंसर इसके होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यार देखो जेईई एडवांस में मल्टी कैरेक्टर में पूछ सकता है,
तो तुम हो सकता है तुम एक कोई ओरिएंटेशन तुम्हारे दिमाग में आया, तुम एक आंसर लगा के चले जाओ, तुम्हें +1 मिले जहाँ तुम्हें +4 मिल सकता था। तो इस तरीके से ध्यान रखनी होती है चीज़ें। तो अगर तुम ध्यान रखोगे, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाओगे, तो वहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है यार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ नोट करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे ये वेक्टर के टाइम मैंने शायद बताया होगा, या अगर मैं भूल गया तो तुम आप लिख लो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक चीज़ नोट करके लिख लो यहाँ पे। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे A1 बार, A2 बार, A3 बार, सच ऐसे AN बार, n को प्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब एक ही प्लेन में है ये, n को प्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि A1 बार का मॉड इक्वल टू A2 बार का मॉड इक्वल टू सो ऑन AN बार का मॉड तुम्हारा सेम है। ठीक है, एंड एंगल बिटवीन two consecutive vectors is same. Any two consecutive vectors, any two consecutive vectors, and it is 2 pi by n, and it is 2 pi by n। अभी भी क्या लिख रहा हूँ इसको मैं तुम्हें एक बार एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा भी दूंगा। ठीक है, देन इनका जो वेक्टर सम होगा सिग्मा AI बार, या फिर इसको तुम ऐसे कह सकते हो A1 बार प्लस A2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस AN बार, ये तुम्हारा हो जाएगा 0। मतलब सपोज हम अगर 3 वेक्टर्स के लिए बोल रहे हैं, 3 वेक्टर्स के लिए, तो एक वेक्टर तुम्हारा हो गया और उनका मैग्नीट्यूड सपोज कुछ, हाँ सपोज ये एक वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स। ठीक है, और हम कहना चाह रहे हैं कि जो है, देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि जो है 3 वेक्टर जैसे हमने ले लिया, तीनों कोप्लेनर हो और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो अब 10 के मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर लेने हैं, और तीनों के बीच में 2 कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है क्या कहते हैं सेम होगा, और वो होगा 2 पाई बाई n। तो यहाँ पर 3 है तो हमारा एंगल हो जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी कि अगर तुम डिग्रीज में देखो तो ये हो जाएगा 120 डिग्रीज। तो 120 पर अगर फिर ये 120 डिग्रीज पर एक और 10 का मैग्नीट्यूड, ये 120 डिग्रीज, और ये एक और, फिर ये भी सब 120 है, ये भी 120, तो ये भी 120 डिग्रीज हो जाएगा, ये भी 10 का मैग्नीट्यूड। तो इनका जो वेक्टर सम, अगर मैं इस वेक्टर को A बार बोल रहा हूँ, इस वेक्टर को मैं B बार बोल रहा हूँ, इस वेक्टर को मैं C बार बोल रहा हूँ, तो तुम्हारा A बार प्लस B बार प्लस C बार जो होगा हो जाएगा 0, नल वेक्टर। ठीक है, तो नेट में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे 4 के लिए होता तो ये एंगल तुम्हारा 90 रहता है, 90 पे 4 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर तुम दिख भी रहा है कि सामने सामने, इसको काट देगा, इसको काट देगा, नेट 0 आएगा। तो ऐसे ही इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल सेम है, वो 2 पाई बाई n के बराबर है, तो उनका नेट जो सम होगा वो हमेशा नल वेक्टर या 0 होगा। चलो ठीक है, ये क्यों बताया, अब इस पर एक क्वेश्चन करना है हमें, तो एक क्वेश्चन तुम नोट कर सकते हो आगे। क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास इस तरीके का एक हेक्सागन दिया हुआ है। ठीक है, हेक्सागन ड्रॉ कर लो पहले, 1 2 3 4, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लेना यार ड्राइंग में। ठीक है, ये हेक्सागन तुम्हें गिवन है और इस पे बोल रहा है इसकी साइड लेंथ है A। ठीक है, साइड लेंथ इक्वल टू A, साइड लेंथ इज इक्वल टू A। ठीक है, और इस बार तुम्हें ऐसे 5 Q0 चार्जेस रखे हैं, Q0 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 ऐसे। अब तुमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ट्राई करो पहले अपने आप से, फिर करते हैं। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं वैसे, आई होप तुमने ट्राई किया होगा पॉज करके। अब हम करते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो पहले मेथड 1 देख लेते हैं। ठीक है, तो मेथड 1 ये है कि सपोज तुम्हारा ये हेक्सागन था। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा सेंटर। अभी सेंटर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर Q0 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 Q0, तो इसके भी ऐसे डायगोनल ज्वाइन कर लो ताकि सेंटर बना सकें। ठीक है, इस तरीके से
यार ये ज्वाइन करता हुआ आना चाहिए था, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग ख़राब हो गई है, रुको मैं ऐसे ही बना देता हूँ फ्री हैंड। इस तरीके से ज्वाइन करता हुआ आता है, ठीक है। और हेक्सागन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, देखो हेक्सागन वाले क्वेश्चन तुम्हें जगह जगह बुक्स में भी मिलेंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हेक्सागन में क्या होता है कि ये सारे जो तुमने डायगोनल्स बनाए ना, ये बेसिकली सारे एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान देखो कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंगल बन रहा है, और 360 को 6 में डिवाइड किया तो 60 डिग्री का एक एक एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। और जो तुम्हारा ये वाला एंगल बनता है, ये क्योंकि हर हेक्सागन का एक एक एंगल 120 का, ये पूरा 120 होता है, तो इसकी वजह से तुम्हारा ये भी 60 हो जाता है। तो इस वजह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये मतलब जो सेंटर से पॉइंट्स के डिस्टेंस है ये भी ए ही है, मतलब ये वाली डिस्टेंस भी तुम्हारी ए है, ऐसे हर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो सॉरी क्या यार, हाँ, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो जो ये चार्ज 1 है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। इसको मैंने कुछ नाम दे दिया ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू फिर से वही तुम्हें पता ही होगी, ये के क्यू नॉट बाई, अब डिस्टेंस ए हमने बोल दिया कि सबका ए है तो ए स्क्वायर ये हो जाएगी। और इस वाले चार्ज की वजह से, जिसको मैं अगर 1 इसको नंबर दे देता हूँ 2 3 4 और ये 5, तो ये 4 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में अपोजिट होगा, ठीक है। फिर अगर ऐसे देखो तुम इस 2 की वजह से लिखोगे तो वो ऐसे होगा, वही ई नॉट है सारी वैल्यूज़, ठीक है। ई नॉट लिख लो चाहे तो, ई नॉट, और इस 3 की वजह से लिखोगे तो ये भी होगा ऐसे करके ई नॉट, और इस 5 की वजह से लिखोगे तो ये भी होगा ई नॉट, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा ये ई नॉट इस ई नॉट को काट देगा, ये ई नॉट इस ई नॉट को काट देगा, और नेट केवल तुम्हारा ई नॉट ये वाला बचेगा लेफ्ट साइड में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारा आएगा वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में ई नॉट बनेगा। तो ई बार एट सेंटर का मॉड जो हमसे पूछा था, ई बार एट सेंटर का मॉड जो था वो हो जाएगा ई नॉट, और वो हो जाएगा के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, आंसर। अब जो हम दूसरे मेथड की बात कर रहे थे वो क्या है, ठीक है, वो कहीं कहीं यूज़फुल होता है जब चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी करने के काम आता है। जेई मेन टाइप के क्वेश्चन में अगर आ जाए, वैसी चीज़ें जेई मेन में आ जाती हैं, तो अगर आ जाए तो तुम्हें जल्दी से कैसे करना है उसके लिए है, ठीक है। तो लिख सकते हो मेथड 2, है ना। तो अब हमने क्या बोला था, क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, ठीक है। तो ऐसे डायगोनल्स बना लेते हैं, ठीक है, हमने बना ली डायगोनल्स, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम सपोज मान लें कि ये तो क्यू नॉट थे, इस जगह पर हमने एक क्यू नॉट और एक माइनस क्यू नॉट बिठा दिया, ठीक है, अपने आप से। तो अब क्या होगा कि ये सारे क्यू नॉट जो हैं 1 2 3 4 5 और ये छठा क्यू नॉट, ये सारे मिला करके क्या करेंगे, इनका नेट रिजल्टेंट तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि तुमने देखा ये एन इनसे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी, सबकी वजह से इक्वल मैग्नीट्यूड की, इस तरीके से 6 अलग अलग 6 डायरेक्शन में इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और इनका सम जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि एन कोप्लानर वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2π/n एंगल होगा दोनों के बीच में, तो जो है तुम्हारा नेट रिजल्टेंट 0 होगा। तो इन सब की वजह से नेट रिजल्टेंट 0 होगा, तो इन सबको काट दो। अब नेट तुम्हारे पास एक माइनस क्यू नॉट बचा, और उस माइनस क्यू नॉट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हमने बोल दिया ये ई बार एट सेंटर का मॉड जो तुम्हारा निकल करके आ जाएगा यहाँ से। तो यार इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। तो ये तरीका देखो मैंने जैसे तुम्हें बताया तभी काम आएगा जब, मतलब तब ज़्यादा काम आएगा जब तुम्हारे ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हो, तो तुम इजीली ऐसे खट चार्जेस काट करके और जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, ठीक है। हर एक की वजह से तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे हम साइन नहीं लिया हमने, के फाइनल आंसर जो हमारा के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, हमने साइन नहीं लिया क्योंकि मैंने तुम्हें कूलम्स लॉ पढ़ाते वक्त भी ये बात बताई थी कि बिना साइन के ले लेना, उसका डायरेक्शन तुम अपने हिसाब से निकाल लेना कि अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और लाइक चार्जेस हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, उस तरीके से कर लेना, तुम्हें ज़्यादा आसान पड़ेगा, वरना तुम प्लस माइनस में कंफ्यूज होते रहोगे, तुम्हारे आंसर्स गलत आ सकते हैं। तो कई लोग तुम्हें उस तरीके से भी पढ़ाएंगे, इसीलिए कहता हूँ फिजिक्स वगैरह अगर तुम पढ़ रहे हो तो टीचर तुम अपना एक सेम ही रखना, क्योंकि कन्वेंशन इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इधर हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था, जो मुझे ईजीएस्ट लगता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बिना साइन के तुम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स हो जो भी हो वो तुम निकाल लो, और फिर उसका साइन अपने हिसाब से रख लो यार, कि जो है अगर मतलब डायरेक्शन अपने हिसाब से देख लो, ये प्लस माइनस है इसलिए इसके टूवर्ड्स हो गया, अगर ये माइनस माइनस होते तो अपोजिट होता, प्लस प्लस होते तो भी अपोजिट होता, इस तरीके से डायरेक्शन निकाल लो, तो ये तुम्हें ज़्यादा ईजी पड़ेगा।
तो एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नोट करो यार। तो फिर वही हेक्सागन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक हेक्सागन, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें सेंगेज में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो इनसे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की, ठीक है। तो कर लेना वो सब। ये हो गया, ये हो गया, ये तुम्हारा एक हेक्सागन गिवन है इस तरीके से। अब इस पे ये कह रहा है, हाँ ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ पर +2 Q0 इस पॉइंट पर, यहाँ पर -2 Q0 रखा है, यहाँ पर +Q0 रखा है, यहाँ पर +2 Q0 रखा है, और यहाँ पर भी +2 Q0 रखा है। तो और इसको मैं सेंटर को O बोल दे रहा हूँ। ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, यानी कि सेंटर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अब तो तुम्हें ये क्वेश्चन एकदम तुरंत दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो अब तुम अपने आप से ट्राई करो इसको, मेरे ख्याल से हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यही क्वेश्चन भी कर दे रहा हूँ यार, थोड़ा सा टाइम बचेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे और बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो ये हो गया, ये हो गया, पहले डायगोनल ड्रॉ कर लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। और ये ओ पर पूछ रहा है, तो अब तुम ध्यान से देखो। तो अगर मैं ऐसे देखूँ, तो पहले तो इनको वो मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ कि जैसे ये 2 Q0 में दिख रहा है, एक 2 Q0 2 Q0 2 Q0 2 Q0, 4 2 Q0 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं एक +2 Q0 और -2 Q0 बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी मैं +Q0 -Q0 कर दूँ, तब भी आसान रहेगा। चलो +2 Q0 -2 Q0 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये +2 Q0 सारे के सारे कट जाएंगे, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। तो अब हमारे पास नेट सिचुएशन कैसी बची, ये पॉइंट O है, और यहाँ से इससे सॉरी ये वाले नहीं, यहाँ पर क्या रखा है, ये -4 Q0, ठीक है, क्योंकि ये -2 और -2 है, ठीक है। और यहाँ पर इस लोकेशन पर, यहाँ पर तुम्हारे पास रखा है +Q0 -Q0, ठीक है। तो अब इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं पहले, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा तुम खुद ही देख लो। ये वाला 60 है और ये वाला भी 60 है, तो 120 डिग्री हो जाएगा, ये है 120 डिग्री, ठीक है, नाइस। अब क्या करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो इसकी वजह से अगर मैं लिखूँ, इस वाले की वजह से, तो वो निकलेगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस तरफ निकलेगी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक मिनट यार, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा KQ0/A², ठीक है। और इसकी वजह से जो निकलेगी वो इधर निकलेगी ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 4KQ0/A², है ना, ठीक है। ये हो गया। तो अब रिजल्टेंट के लिए हम क्या करें, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं, ठीक है। या डायरेक्ट कर दूं, चलो ठीक है, दो डायरेक्ट कर देते हैं यार, रिजॉल्व करके क्या फायदा, वो तो तुम कर ही सकते हो रिजॉल्व करके। बट अभी देखो, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल 120 है, तो अब इनका वेक्टर सम हमें लिखना है। तो इसको मैंने E1 बोल दिया, E1 बार, ये हो गया E2, ठीक है। तो E बार एट O, जो सेंटर का मैग्नीट्यूड है, वो हो जाएगा √ऑफ पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि KQ0/A² का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4KQ0/A² का होल स्क्वायर, प्लस 2AB cos थीटा, प्लस 2 इंटू KQ0/A² इंटू 4KQ0/A² और cos 120। cos 120 क्या होगा, cos 120 हो जाएगा तुम्हारा cos 180 माइनस cos 180, देखो यहाँ लिख लेते हैं यार, cos 120 डिग्री तुम्हारा हो जाएगा cos 180 डिग्री -60 डिग्री। तो cos 180 माइनस थीटा तुम्हारा हो जाएगा माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और 180 माइनस तो माइनस cos 60 डिग्री देख सकते हैं हम लोग, माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो ये -हाफ हो जाएगा, इंटू यहाँ पे -हाफ और कर लो यार, यार जगह कम बच रही है, चलो ठीक है, -हाफ और कर लिया, तो ये हो गया तुम्हारा। तो अब तुम यहाँ से लिख सकते हो, अगर देखो इसको लिखोगे √ऑफ, इसका स्क्वायर था ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ KQ0/A² का स्क्वायर, इसको कॉमन ले लूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस यहाँ से बनेगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस
ये 2 से 2 कट जाएगा और ये -1 ही बचेगा, -1 और इंटू 4 -4। ये मैंने कैसे किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी किया है, तो तुम्हें मेरे ख्याल समझ में आ जाएगा, नहीं तो खुद कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं किया यार। देखो यहाँ पे k Q0 बाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो ये बचेगा 1। ठीक है, इसको लिखा कॉमन लेने के बाद 1। यहाँ से बनेगा 4 का स्क्वायर जो एक्स्ट्रा बन रहा है, तो वो हो जाएगा 16। और यहाँ से ये 2 से 2 कट गया तो -1, और ये k Q0 बाई a स्क्वायर, k Q0 बाई a स्क्वायर, ये 4 बचेगा तो -4। ठीक है, बस यही किया है। तो k Q0 बाई a स्क्वायर को बाहर निकाले तो लिखेंगे हम k Q0 बाई a, रूट से बाहर निकाल a स्क्वायर, ये हमने रूट से बाहर निकाल लिया, और अंडर रूट के अंदर बचेगा 16 + 1 17 -4 13। तो तुम्हारा आंसर आएगा √13 k Q0 बाई a स्क्वायर, ये आंसर है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें वाला मेथड समझाया था कि उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, वरना तुम्हें एक एक की वजह से लिखना पड़ता, फिर तुम रिजॉल्व करते फालतू का इतना लंबा क्यों करना। इस तरीके से तुमने चार्जेस काट लिए और तुम्हारा काम आसान हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक नोट और लिख लो। नोट ये है यार कि देखो, अगर हमें एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सपोज एक पॉइंट P है और इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है जो कि है E बार एट पॉइंट P। ठीक है, ये तो इस पॉइंट पर हमें अगर कोई चार्ज रखना है तो उस पर हम सपोज इस पॉइंट पर हम ला करके एक Q चार्ज रख देते हैं। तो फोर्स ऑन Q हम कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन Q क्या होगा? तो फोर्स ऑन Q कुछ नहीं होगा, फोर्स ऑन Q होगा तुम्हारा E बार जो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू Q का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा उस पॉइंट पर फोर्स। तो अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो उस पॉइंट पर हम फोर्स भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो तुम इसको चाहे तो नोट करके लिख लो। एट पॉइंट P lying in space, if electric field is known, if electric field is known and it is E bar at P, ठीक है, then force on any charge Q placed at that point can be written as F bar on Q, जो कि हमारा टारगेट चार्ज भी है यहाँ पर, वो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इंटू में Q जो कि हमारा टारगेट चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फोर्स लिख सकते हैं किसी भी टारगेट चार्ज पर। तो ये जो है, ये जो फोर्स ऑन Q है, ये हमने बेसिकली, ये जो हमारा Q है यहाँ पर, ये टारगेट चार्ज है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, जिस पर हम फोर्स लिख रहे हैं टारगेट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि क्या जो फोर्स होगी उस टारगेट चार्ज पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी हमेशा। तो देखो, अगर जो तुम्हारा Q टारगेट चार्ज जो तुम्हारा था, है ना, टारगेट चार्ज, वो पॉजिटिव है, यानी कि वो पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे लिख लो यार, पॉजिटिव है, तो तुम्हारा फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर सेम होगी। ठीक है, बट अगर तुम्हारा टारगेट चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोजिट लग रही थी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से, है ना, लेकिन फोर्स जो लगेगी वो इसके अपोजिट लगेगी, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज लगेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज थी। तुम्हारा अब जो एफ कैप होगा वो -E कैप होगा। समझ में आया? समझ में, देखो ऐसे देख लो, +Q पॉजिटिव चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है तुम्हारा, इससे r डिस्टेंस पर ये है तुम्हारा पॉइंट P। तो अगर यहाँ पर तुम +Q चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स इधर लगेगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का डायरेक्शन तुम्हारा यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का डायरेक्शन। और अगर तुम -Q चार्ज रख दोगे, -Q, तो उस पर तुम्हारी फोर्स अब इधर इस तरफ लगेगी जो कि इससे अपोजिट होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कल हमने ना डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, जैसे जो हमने वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, जिसमें लेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था,
और उसके बाद फिर एरिया पर पढ़ा था हमने, वॉल्यूम पर पढ़ा था। तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नोट कर लो, वहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है तुम्हारा कि सपोज ये तुम्हारी एक रॉड है, ठीक है, इस तरीके से। तो यार इस तरीके से तुम्हारी एक ये रॉड है जिसकी लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। टोटल चार्ज है इस पर Q, लेंथ है इसकी L, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along its length, ठीक है। और ये कोई एक पॉइंट है जो कि इससे कुछ x डिस्टेंस पर ये रखा है। तो यहाँ पर एक चार्ज है Q0, ठीक है। तो अब तुम्हें फोर्स ऑन Q0 बताना है, फाइंड। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, फोर्स ऑन Q0, ठीक है। तो देखो, जब हमने इसको पहले सॉल्व किया था, ठीक है, तो हमने क्या किया था, ये है तुम्हारी रॉड, बना लेते हैं इस तरीके की, प्लस 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 प्लस, ये इससे एक्स डिस्टेंस पर ये है तुम्हारा पॉइंट P, ठीक है। इस पर चार्ज रखा है Q0। तो पहले हमने क्या किया था कि फोर्स लिखा था, ठीक है, फोर्स लिखा था, मतलब एक छोटे से एलिमेंट की वजह से फोर्स लिखा था, और फिर उसको इंटीग्रेट करते। और इंटीग्रेट भी हम क्यों कर पाए थे, देखो एक और चीज़ वहाँ पे मैं तुम्हें शायद बोलना भूल गया था। इंटीग्रेट हम क्यों कर पाए थे, क्योंकि हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम था, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी छोटा छोटा एलिमेंट हमने लिया था, जैसे सपोज ये एक dx एलिमेंट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है। ये एक dx एलिमेंट है, इसकी वजह से भी इधर ही है। ये एक dx एलिमेंट है, इसकी वजह से भी इधर ही है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर पाए थे। अदरवाइज अगर कुछ अलग अलग होता, सपोज इसकी वजह से डायरेक्शन इधर होता, इसकी वजह से डायरेक्शन कुछ इधर होता, तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते। इंटीग्रेट करने का पहला नियम ही यही है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब तुम उसको इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है, वरना तुम इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने उस समय क्या किया था, एक छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से फोर्स लिखा था और उसको फिर इंटीग्रेट करके नेट फोर्स निकाल लिया था। अब हम इसको यहाँ पर दूसरी तरीके से करने वाले हैं, तुम खुद ट्राई करो। हम अब छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से फील्ड लिखेंगे, तो हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मिल जाएगा, ठीक है। और उसको हम फिर टारगेट चार्ज यानी कि जो हमारा Q0 है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो लिखते हैं, चलो एक छोटा सा एलिमेंट, वही हम मेथड वही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ, सॉरी ये डिस्टेंस R ले लो ना यार, R था, ये तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये R था, ठीक है। तो यहाँ से हम, और ये लेंथ L है टोटल तुम्हें बताइए, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ से अब हम कुछ गए, सपोज यहाँ से हम ले रहे हैं पॉइंट P को, हमने यहाँ से ओरिजिन माना, और यहाँ से हम कुछ x डिस्टेंस पर गए, और यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया इस तरीके से लेंथ पर dx, ठीक है। तो इस dx एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE, वो हो जाएगा तुम्हारा, और डायरेक्शन हर की वजह से यही है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड वाइज ही काम कर रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। DE हमारा हो जाएगा k dq/x², और dq तुम्हारा क्या हो जाएगा, लैम्डा dx, है ना। और लैम्डा तुम्हारा क्या है, q/l, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो q dx/l लिख सकते हो, q dx/l, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं k q dx/lx², ये हो जाएगा तुम्हारा DE, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं भाई, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, x इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा r, और ये हो जाएगा r+l, ठीक है। तो r से r+l वही इंटीग्रेट जो हमने पहले भी किया था, r+l ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो हो जाएगा kq/l, इतना तो बाहर ही निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/x², x 1/x² का dx, 1/x² का इंटीग्रेशन r से r+l, ठीक है, kq/l, और अंदर लिखोगे -1/x बनेगा इसका इंटीग्रेशन r से r+l। तो अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हें आदत पड़ गई होगी मेरे ख्याल से kq/l, और वैसे भी तुम 12th के स्टूडेंट हो तो तुम्हें इतना इंटीग्रेशन तो आता ही, मतलब इतनी स्पीड तुम्हारी इंटीग्रेशन बन गई होगी। अगर नहीं भी हो तो तुम अपने स्पेस पे थोड़ा सा वीडियो रोक करके कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बनेगा -1/r, सॉरी -1/r+l, ऐसा -1/r+l, और माइनस माइनस का प्लस, +1/r, ये बनेगा, ठीक है। तो r+l, हाँ सॉरी ये r बनेगा, है ना। तो r+l हम नीचे कॉमन लेंगे, तो नीचे ऊपर बनेगा तुम्हारा
लिख ही लेते हैं यार, के क्यू बाई एल इंटू में आर, और ये आर प्लस एल, ये हमने पूरा कॉमन ले लिया नीचे, तो यहाँ बनेगा आर माइनस आर, सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ तो सही तो किया है, ठीक है। तो ऊपर बनेगा तुम्हारा आर प्लस एल माइनस आर, ठीक है, ये वाले का ये है और ये वाले का ये है, ठीक है। आर प्लस एल माइनस आर तुम्हारा बनेगा के क्यू, और यहाँ पे जो एल बचेगा ये आर से आर कट गया, और ये एल यहाँ इस एल से काट देगा, तुम्हारा बनेगा के क्यू बाई आर, आर प्लस एल, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन उधर ही है, ये ई बन गया, तो फोर्स लिखना है अगर तुम्हें एफ और एफ ऑन क्यू नॉट, तो हो जाएगा तुम्हारा ये ई एट पॉइंट पी इंटू क्यू नॉट, है ना। और ई का सॉरी हाँ ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा है, तो ई का मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या है, ये ऊपर लिखा है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा के क्यू क्यू नॉट बाई आर, आर प्लस एल, वही आंसर आ गया। ये हो गया उसका अलग दूसरा मेथड। और डायरेक्शन तुम्हें पता ही है, जो कि तुम्हारे आर कैप का लॉन्ग डायरेक्शन तुम्हारी ये है, ये वाली, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। एक और तरीका हो सकता था, पता है क्या, वो इंटरेस्टिंग है, मेथड 2, उसको देखो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो लगभग लगभग सिमिलर था, जो तुमने चार्ज वाला मतलब जो मैंने डायरेक्ट फोर्स करके किया था वो भी उसी तरीके से, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, बल्कि इसको तुम ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हें, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू नॉट एंड देन फाइंड चार्ज, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू नॉट एंड देन फाइंड फोर्स ऑन क्यू। तो अभी तक तुम्हें क्या बोला था कि रॉड की वजह से, रॉड पे एलिमेंट लेकर के उन एलिमेंट्स की वजह से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स डिफाइन कर रहा था, फिर उसको इंटीग्रेट कर रहा है। अब तुम्हें क्या कह रहा है, उस क्यू नॉट की वजह से जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करो, और फिर उससे तुम फोर्स डिफाइन करो कि उस पॉइंट से रॉड पर क्या फोर्स लग रही है। वैसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगी, जो रॉड की वजह से पॉइंट पर है वही पॉइंट की वजह से रॉड पर है। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देता है तो तुम रॉड की वजह से पॉइंट पर कर सकते हो, जो तुम्हें आसान लगता है। बट बात वही है कि अगर तुम्हें पॉइंट की वजह से रॉड पर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, वो अब हम देखने जा रहे हैं। आ जाओ। तो अगेन ये है तुम्हारी रॉड, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, चार्ज रख दिया, फिर इससे आर डिस्टेंस पर ही तुम्हारा पॉइंट हो गया पी, इस पर क्यू नॉट चार्ज रखा है, ठीक है। अब क्या करें, फिर वही एलिमेंट हमें वैसे ही लेने हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर गए, ये हमने एक डी एक्स एलिमेंट लिया, डी एक्स। अब लेकिन हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा डी ई, वो हो जाएगा इसकी वजह से के क्यू नॉट बाई डिस्टेंस हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस एलिमेंट पर फोर्स लिखो, इस एलिमेंट पर फोर्स लिखोगे डी एफ, क्योंकि छोटा एलिमेंट है, छोटी फोर्स होगी, तो डी एफ तुम्हारा होगा के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, जो कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंटू इस चार्ज की वैल्यू लिखोगे डी क्यू, डी क्यू तुम्हारा वही लैम्डा डी एक्स, तो तुम्हारा क्यू डी एक्स बाई एल हो जाएगा, है ना। तो ये बनेगा तुम्हारा के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, ये, और डी क्यू की वैल्यू लिखोगे क्यू डी एक्स बाई एल। यहाँ से तुम्हारा बनेगा के क्यू क्यू नॉट बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही फिर एक्स की लिमिट दोगे आर से आर प्लस एल के लिए, जो तुम्हारा फोर्स की वैल्यू आएगी वो फिर निकाल करके यहाँ से सेम ही आएगी, वो तुम कैलकुलेट कर लेना, तो वो तुम्हारी निकल करके आ जाएगी के क्यू क्यू नॉट बाई एल, नहीं बाई आर, आर प्लस एल, यही निकल करके आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन सेम है जो हमने पहले किया था। तो ये एक तरीका है कि हमने इस पॉइंट की वजह से, मतलब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा निकल करके आया, उससे हमने डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ फोर्स लिखा इस छोटे से एलिमेंट पर, और उस फोर्स को फिर हमने इंटीग्रेट किया, तो ये हमने निकाल दिया इस तरीके से। तो ये एक और तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यार तुम लोगों को जितना आज मैंने बताया सारा क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और उसकी वजह से हम फोर्स कैसे लिखते हैं किसी चार्ज पर। तो मैंने जितना सिंपल हो सका था उतने सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना यार, जितना कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।